नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं महान रूसी लेखक एंटोन चेखव की लिखी एक दिल को छू लेने वाली कहानी उनींदी। रात का समय है। एक कमरे में 13 वर्ष की एक नन्ही लड़की वारका एक पालने को हिला रही है और बहुत ही धीमी आवाज में गुनगुना रही है। आजा री निंदिया आजा, मेरे मुन्ने को आकर सुला जा। उस कमरे के कोने में एक देवचित्र लगा है जिसके सामने एक छोटा सा हरा लैंप जल रहा है। कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक एक रस्सी बंधी हुई है जिस पर बच्चे के पोतड़े और एक बड़ा सा काला पजामा लटका हुआ है। छत पर लैंप की रोशनी का हरा सा बड़ा चकत्ता झलक रहा है। रस्सी पर लटके पोतड़ों और पजामे की लंबी लंबी परछाइयां कमरे में बने आतिशदान पर, पालने पर और वारका पर पड़ रही हैं। जब अचानक लैंप की लौ फड़फड़ाने लगती है तो छत पर दिखाई देने वाला हरा चकत्ता और कपड़ों की परछाइयां भी इस तरह से हिलने डुलने लगती हैं मानो तेज हवा चल रही हो और वे हवा से हिल रही हों। कमरे में बेहद घुटन है और गोभी के शोरबे व नए जूतों की वैसी ही गंध भरी हुई है जैसी गंध जूतों की दुकान में आती है। बच्चा रो रहा है। उसकी आवाज फटी हुई है मानो वह रोते रोते थक चुका हो। बच्चा सचमुच बेहाल हो गया है, लेकिन फिर भी लगातार रो रहा है। पता नहीं वह कब चुप होगा। वारका की पलकों में नींद भरी हुई है। वह बार बार अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पलकें फिर से मुंद जाती हैं। उसका सिर नीचे की तरफ लटक जाता है। उसकी गर्दन में दर्द होने लगा है। उसका चेहरा सूख कर काठ हो गया है। वह न अपने होंठ हिला पाती है और न ही अपनी पलकें। किसी कील के सिर की तरह उसका सर भी जैसे ठस हो गया है। नींद में ही वह गुनगुना रही है, आजा रे निंदिया आजा, मैं तेरे लिए हलवा पकाऊं। आतिशदान में एक झींगुर झनकार रहा है। बगल वाले कमरे में घर के मालिक और उसके यहाँ रहकर काम सीखने वाले अफानासी के खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। पालना ऐसे चरमरा रहा है मानो शिकायत कर रहा हो। वारका घुरघुराने लगती है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि रात ने अपनी वह लोरी गानी शुरू कर दी है जिसके असर में दुनिया के प्राणियों को बिस्तर में लेटने के बाद नींद आ जाती है। लेकिन वारका के मन में लोरी की यह धुन चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही है, क्योंकि उसे सुनकर उसे नींद आने लगती है, जबकि वारका को सोना नहीं है। ईश्वर न करे अगर वारका को नींद आ जाएगी और उसके मालिक मालकिन उसे सोते हुए देख लेंगे तो उसकी जोरदार पिटाई करेंगे। अचानक लैंप की लौ फड़फड़ाने लगती है। छत पर दिखाई देने वाला हरा चकत्ता भी हिलने डुलने लगता है। कपड़ों की परछाइयां वारका की अध खुली आंखों पर नाचने लगती हैं। उसके उनींदे दिमाग में तरह तरह के रहस्यमय सपने झलकने लगते हैं। उसे आसमान में काले बादल दौड़ते दिखाई देने लगते हैं। ये बादल बच्चों की तरह चीख रहे हैं और एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तभी हवा चलने लगती है और बादल गायब हो जाते हैं। सपना बदल जाता है। अब वह एक खूब चौड़ी और लंबी सड़क को देख रही है जिस पर कीचड़ पड़ी हुई है। बहुत सी घोड़ा गाड़ियां और बग्घियां सड़क पर आ जा रही हैं। लोगों की भीड़ अपनी पीठ पर थैले और गठरियां लादे एक रेले की शक्ल में बढ़ती जा रही हैं। चारों तरफ धुंध फैली हुई है। लोग छायाओं की तरह लग रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। एकाएक मनुष्यों की ये छायाएं, वह सारी भीड़ अपने थैलों और गठरियों के साथ सड़क पर पड़ी कीचड़ में गिरने और फिसलने लगती है। वारका उनसे पूछती है, आप ये क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं, सोने के लिए लेट रहे हैं। ये कहकर वे गहरी मीठी नींद में सो जाते हैं। सड़क के दोनों ओर लगे बिजली और टेलीफोन के तारों पर बैठे कौवे और नीलकंठ बच्चों की तरह चीख और चिल्ला रहे हैं और सोने वाले लोगों को जगाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
वारका फिर बुदबुदाने लगती है। आजा रे निंदिया आजा, गीत गाकर मन को सुला जा। अब वह दूसरा ही सपना देख रही है। वह एक अंधेरी और बंद कोठरी में है। उसका स्वर्गवासी हो चुका पिता येफिम स्तेपानव कोठरी के फर्श पर पड़ा हुआ है और इधर से उधर लुढ़क रहा है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दे रहा। वह तो बस उसकी आवाजें सुन रही है। उसे पिता की कराहें और आहें सुनाई दे रही हैं। उसकी करवटों की आहटें भी उसके कानों में पड़ रही हैं। पिता ने उसे बताया था कि उसके पेट में बना फोड़ा फट गया है। उसके पेट में तभी से भयानक दर्द है। दर्द इतना ज्यादा है कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता, सिर्फ गहरी गहरी सांसें लेता है और इस तरह अपने दांत किटकिटाता है मानो कहीं दूर पर कोई तबला बज रहा हो। उसकी माँ पिलागिया दौड़ी दौड़ी मालिक के घर चली गई है ताकि उन्हें यह बता सके कि येफिम मर रहा है। माँ को गए बहुत देर हो चुकी है। अब तक उसे लौट आना चाहिए था। वारका अंगीठी के पास लेटी हुई है और अपनी माँ का इंतजार कर रही है। पिता के दांतों के बजने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही है। तभी उनके झोंपड़े के पास एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है। शायद ये वह नौजवान डॉक्टर है जो इन दिनों मालिक का मेहमान है और एक मरीज के इलाज के सिलसिले में शहर से यहाँ आया हुआ है। डॉक्टर झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है, लेकिन झोंपड़ी में गहरा अंधेरा छाया हुआ है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ता, पर डॉक्टर के खांसने और दरवाजे खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दे रही है। मोमबत्ती जलाओ, डॉक्टर कहता है। वो ये फिल्म कुछ कहने की कोशिश करता है। पिलागिया दौड़कर अंगीठी के पास जाती है और वहां एक आले में रखी हुई टूटी हुई दियासलाई ढूंढने की कोशिश करती है। 1 मिनट तक कोठरी में खामोशी रहती है। तब तक डॉक्टर टटोलकर अपनी दियासलाई निकाल लेता है और एक तीली जलाता है। 1 मिनट साहब, बस 1 मिनट रुकिए, पिलागिया कहती है और जल्दी से झोंपड़ी के बाहर निकल जाती है। इसके फौरन बाद वह मोमबत्ती का एक टुकड़ा लिए हुए वापस लौटती है। येफिम के गाल लाल हैं और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही हैं। उसकी आंखों में ऐसी चमक है मानो वह उस डॉक्टर को पहचान गया हो। उसकी निगाहें ऐसे ताक रही थीं जैसे डॉक्टर के पार, झोंपड़ी की दीवार के पार उसने कोई रहस्यमय चीज देख ली हो। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर ने येफिम के ऊपर झुकते हुए कहा। ओह, क्या बहुत तकलीफ हो रही है? बहुत दिनों से बीमार हो क्या? क्या कहूँ, मर रहा हूँ सरकार। मेरा वक्त पास आ गया है। अब तो मर कर ही चैन आएगा। अरे बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, हम तुम्हें अच्छा कर देंगे। जैसी आपकी मर्जी सरकार, हम आपके एहसानमंद होंगे। वैसे हमें मालूम है जब मौत आती है तो बस आ जाती है। डॉक्टर 15 मिनट तक येफिम की जांच पड़ताल करता है और सीधा खड़ा हो जाता है। फिर कुछ देर रुककर वह कहता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अस्पताल जाना होगा। वहां डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। अभी तुरंत चले जाओ, पहले ही काफी देर हो चुकी है। घबराओ नहीं, अभी एकदम अभी अस्पताल चले जाओ। वहां डॉक्टर होंगे जो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख दूंगा। सुन रहे हो? मेहरबानी सरकार, लेकिन कैसे लेकर जाएंगे? हमारे पास कोई सवारी नहीं है, पेलागिया ने कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे मालिक से कह दूंगा, वे एक घोड़ा भिजवा देंगे। ये कहकर डॉक्टर चला गया। पेलागिया ने मोमबत्ती बुझा दी। येफिम फिर दांत किटकिटाने लगा। करीब आधे घंटे बाद झोंपड़ी के पास एक तांगा पहुंचने की आवाज सुनाई दी। ये तांगा येफिम को अस्पताल ले जाने के लिए आया है। येफिम तैयार होता है और तांगे वाले के साथ चला जाता है। अब सुबह हो चुकी है। पेलागिया घर पर नहीं है। वह येफिम को देखने अस्पताल चली गई है। कहीं एक बच्चा रो रहा है और वारका को अपनी ही आवाज में एक गीत सुनाई पड़ रहा है। आजा
जा, मेरे मुन्ने को आकर सुला जा। पिला गया वापस लौट आई है। वह बार बार अपने सीने पर सलीब का निशान बना रही है और खुद ब खुद बुदबुदा रही है। रात को तो सब ठीक ठाक था, उन्होंने उसे अच्छा कर दिया था, मगर सुबह सुबह उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। डॉक्टरों ने बताया कि वह बहुत देर से अस्पताल पहुंचा था, उसे बहुत पहले ही वहां आ जाना चाहिए था। वारका ये सुनकर झोंपड़ी से बाहर चली जाती है और रोने लगती है, मगर तभी कोई उसके सिर पर इतनी जोर से चोट करता है कि उसका सिर सामने खड़े बिरयोजा भोजपत्र के पेड़ से टकरा जाता है। उसकी आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। वह आंखें ऊपर उठाती है और अपने सामने अपने मालिक मोची को खड़ा पाती है। क्या कर रही है झबरीली फूहड़? वह कहता है। बच्चा रो रहा है और तू सो रही है। वह उसके कान के पीछे सिर पर जोर की एक चपत लगाता है। वारका अपना सिर हिलाती है और फिर से लोरी गाने लगती है। वह हरा चकत्ता पजामा और बच्चे के पोतड़ों की छायाएं पहले की तरह हिल रही हैं। उन हिलती परछाइयों के असर से उसकी आंखें फिर बंद होने लगती हैं और नींद उस पर फिर काबू पा लेती है। वह फिर से अपना वही पुराना सपना देखने लगती है। वही कीचड़ वाली सड़क, थैले और गठरियां लादे हुए लोगों की भीड़, और वे छायाएं सड़क पर लेट चुकी हैं और गहरी नींद में सो रही हैं। उन्हें देखकर उसकी पलकें भी भारी हो जाती हैं और वह सोने के लिए बेचैन हो जाती है। वह सोना चाहती है, लेकिन उसकी माँ पिला गया उसके साथ साथ चल रही है और वह उसे तेज चलने के लिए कह रही है। वे दोनों एक साथ भीख मांगने के लिए शहर की ओर जा रही हैं। यीशु के नाम पर कुछ दे दो भाई। आते जाते राहगीरों से उसकी माँ भीख मांगती हुई चल रही है। खुदा आपकी किस्मत चमकाए, खुदा आपको हर खुशी दे, गरीब की मदद करो भाई। बच्चे को ला, बच्चे को इधर ला। उसे एक परिचित सी आवाज सुनाई देती है। बच्चे को लेकर आ, सुनाई नहीं दिया? वही आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार आवाज में सख्ती और गुस्सा है। तू सो रही है हरामी? वारका उछल पड़ती है। वह चारों तरफ देखती है और ये अनुमान लगाती है कि आखिर मामला क्या है। उसे वह सड़क नहीं दिखाई देती, पिला गया भी कहीं नहीं है, वे सो रहे मनुष्य भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। वहां तो सिर्फ उसकी मालकिन खड़ी हुई है, जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई है। जब तक वह तगड़ी औरत बच्चे को दूध पिलाती है, वारका उसका इंतजार सा करते हुए चुपचाप वहां खड़ी रहती है। खिड़की के बाहर नए उभरते हुए दिन की नीलिमा दिखाई दे रही है। कमरे में हिल रही परछाइयां धुंधली पड़ गई हैं और छत पर दिखाई देने वाला हरा चकत्ता पीला पड़ता जा रहा है। जल्दी ही सुबह हो जाएगी। ले पकड़ इसे, अपने ब्लाउज के बटन बंद करते हुए मालकिन ने कहा। ये रो रहा है, इसे बहलाकर सुला दे। वारका बच्चे को ले लेती है और उसे पालने में लिटाकर पालने को झुलाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह हरा चकत्ता और कमरे में हिलडुल रही छायाएं पूरी तरह से गुम हो जाती हैं। अब कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके दिमाग पर छा जाए और उसे उनींदा बनाए, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद भरी हुई है। वह बुरी तरह से सोना चाहती है। वारका पालने की पट्टी के एक किनारे पर अपना सिर रख देती है और नींद को भगाने के लिए अपने हाथ पैर हिलाने लगती है। वह फिर से खड़ी हो जाती है और एक अंगड़ाई लेती है, लेकिन उसका सिर भारी है और उसकी पलकें एक दूसरी से चिपकी जा रही हैं। वारका, चल चूल्हा जला। अचानक दरवाजे के उस पार से मालिक की आवाज आती है। लो, अब उठने और काम करने का समय हो गया। वारका पालने के पास से उठ जाती है और घर के बाहर बनी लकड़ी की टाल से लकड़ी लेने के लिए बाहर भाग जाती है। अब वह खुश है। जब वह भाग दौड़ करती है तो उसे नींद उतना नहीं सताती जितना कि किसी एक जगह पर लगातार बैठे रहने पर। वह लकड़ी उठा लाती है और चूल्हा जलाने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसका काठ की तरह कठोर चेहरा फिर कोमल हो गया है और नींद जैसे दूर भाग गई है। वारका, समोवार साफ कर दे।
उसकी मालकिन चीख रही है। वारका समोवार को उठाकर अभी उसे पूरी तरह से साफ भी नहीं कर पाई है कि उसे नया हुक्म मिल जाता है। वारका, मालिक के गमबूट साफ कर। वह फर्श पर बैठ जाती है और गमबूट झाड़ने लगती है। गमबूट झाड़ते झाड़ते वह सोचने लगती है, कितना अच्छा होता यदि वह इस बूट में ही घुसकर लेट जाती और एक झपकी ले लेती। और अचानक वह गमबूट फूलने लगता है। वह बड़ा होता चला जाता है और एक बिछौने में बदल जाता है। पूरे कमरे में वह बिछौना बिछा हुआ है। जूते साफ करने का ब्रश उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन तभी वह फिर से सचेत हो जाती है, जोर से अपना सिर हिलाती है, आंखें पूरी तरह से खोलने की कोशिश करती है और आसपास की चीजों को देखती है। वह इन चीजों को साफ साफ देखने की कोशिश करती है ताकि वे उसके आंखों के सामने घूमना बंद कर दें। वारका, बाहर की सीढ़ियां कितनी गंदी हैं। जा, उन सीढ़ियों को धो दे। मुझे शर्म आती है कि ग्राहक इतनी गंदी सीढ़ियों से होकर दुकान में आते हैं। वारका सीढ़ियों को धोने लगती है। वह उन्हें पोंछे से पोंछती है और फिर दुकान में झाड़ू लगाने लगती है। फिर वह आतिशदान जलाती है और वापस घर वाले हिस्से में लौट आती है। बहुत काम करना है, उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं है। मगर कोई दूसरा काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना रसोई में एक ही जगह पर बैठकर आलूओं को छीलना। आलू छीलते छीलते उसका सिर फिर नीचे की तरफ झुक जाता है और उसकी आंखों के आगे आलू नाचने लगते हैं। चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, पर उसके कान बज रहे हैं। कानों में मालकिन की आवाज सुनाई दे रही है, जो अपने गाउन की आस्तीन ऊपर चढ़ाए रसोई में इधर से उधर घूम रही है और लगातार कुछ न कुछ बोल रही है। नाश्ते का समय खत्म हो चुका है। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। घर की सफाई भी की जा चुकी है। कपड़ों की धुलाई करना बहुत मुश्किल और दुखदाई लग रहा है। वारका लगातार सोना चाहती है। काम करते करते बार बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह ये चाहती है कि सारा काम छोड़कर वह फर्श पर लेट जाए और सो जाए। धीरे धीरे दिन बीत जाता है। खिड़कियों के बाहर अंधेरा छा जाता है। वारका अपनी कनपट्टियों को दबाती है। ऐसा लगता है मानो वे काठ की हो चुकी हैं। अचानक वारका मुस्कुराने लगती है। उसे शाम का ये धुंधलका पसंद है। अंधेरा आंखों को आराम देता है। अंधेरे को देखकर ये आस मिलती है कि वह जल्दी ही सो पाएगी। लेकिन शाम को घर में मेहमान आ जाते हैं। वारका, समोवार तैयार कर। उसकी मालकिन फिर चीखने लगती है। समोवार बहुत छोटा है। मेहमानों के चाय खत्म करने से पहले उसे 5 बार पानी गर्म करना पड़ता है। चाय के बाद वारका को अगले आदेश के इंतजार में मेहमान खाने के बाहर 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। वारका, भाग कर जा और बियर की 3 बोतलें खरीद ला। वारका पैसे लेकर बियर की दुकान की ओर चल पड़ती है। वह पूरी तेजी से भागने की कोशिश करती है ताकि नींद का झोंका उसे परेशान नहीं करे। वारका, जा वोदका की बोतल लेकर आ। वारका, बोतल खोलने वाला सूजा कहाँ है? वारका, एक मछली तो भून कर ला। आखिरकार मेहमान विदा लेकर चले गए। घर की सभी बत्तियां बुझा दी गईं। मालिक और मालकिन भी सोने चले गए। जाते जाते मालकिन ने कहा, वारका, बच्चे को झुलाते रहना ताकि वह सो जाए। आतिशदान में फिर झींगुर झनकारने लगता है। लैंप की लौ फड़फड़ाने लगती है। छत पर दिखाई देने वाला हरा चकत्ता भी हिलने डुलने लगता है। कपड़ों की परछाइयां वारका की अधखुली आंखों पर फिर से नाचने लगती हैं। वह आंखें मिचकाती है और उसका दिमाग डूबने लगता है। उसके सिर पर फिर नींद छाने लगती है। वह गुनगुनाने लगती है, आजा रे निंदिया आजा, मेरे मुन्नी को आकर सुला जा। थोड़ी देर में बच्चा फिर रोने लगता है और देर तक लगातार रोता रहता है। वह रोते रोते थक जाता है। वारका फिर से कीचड़ भरी उस सड़क वाला सपना देखने लगती है। थैले और गठरियां लादे मनुष्य, माँ पिलागिया और पिता येफिम फिर से उसकी आंखों में लहराने लगते हैं। वह इन सबको देख रही है और पहचान रही है।
लेकिन वह इतनी उनींदी है कि उसके हाथ पैर ही उसके बस में नहीं है। ये उनींदापन ही उसे जैसे आगे जीवन जीने से रोक रहा है। वह चारों तरफ देखती है और किसी ऐसी चीज को खोजती है जो उसे जीने की ताकत दे। वह बुरी तरह से थक जाती है। वह पूरी कोशिश करती है। वह आंखों पर जोर देकर छत पर हिल रहे रोशनी के उस हरे चकत्ते को ताकती है और उसे लगता है कि यह लगातार रो रहा बच्चा ही उसका दुश्मन है। ये बच्चा ही उसे जीने नहीं देगा। वह समझ चुकी है कि उसका दुश्मन कौन है। वह हंसने लगती है। उसे अचरज होता है कि ये सीधी सी बात वह पहले क्यों नहीं समझ पाई थी। वह हरा चकत्ता, पजामे और पोतड़ों की परछाइयां और झिंगुर की गूंजती आवाज भी उसकी इस नई जानकारी पर आश्चर्य करने लगते हैं। ये फरेबी विचार उसके दिमाग पर छा जाता है। वह अपने स्टूल से उठकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। फिर उसके चेहरे पर खुशी सी झलकने लगती है। कुछ देर वह कमरे में ही इधर से उधर चक्कर काटती है। उसे लगता है कि उसे उसकी परेशानी का हल मिल गया है। अब वह इस परेशानी से मुक्त हो सकती है। वह इस बंधन से छुटकारा पा सकती है जो उसके हाथों और पैरों को बांधे हुए है। वह बच्चे को मार देगी और फिर आराम से सो जाएगी। न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी। वह हंसते हुए, आंखें मिचकाते हुए और उस हरे चकत्ते की तरफ उंगली से कोई इशारा करते हुए पालने तक आती है और पालने में रो रहे बच्चे के ऊपर झुक जाती है। वह उसकी गर्दन अपने दोनों हाथों में कस लेती है और फिर जल्दी से फर्श पर लेट जाती है। वह खुश है, वह हंस रही है। अब वह आराम से सो सकेगी। पल भर में ही वह नींद के आगोश में समा जाती है। वह खुद भी किसी मुर्दे की तरह गहरी नींद में सो जाती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे महान रूसी लेखक एंटोन चेखव की लिखी कहानी उन्नींदी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।